नमस्कार दोस्तों, पिछले टर्न पर अपन ने रेजोनेंस के बारे में स्टडी किया था, अनुनाद के बारे में, और रेजोनेंस से हमने स्टेबिलिटी के कुछ फैक्टर्स थे उनको देखा और हमने ये सिस्टम पढ़ा था कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम यानी संयुग्मित सिस्टम कहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? अति संयुग्मन। हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन या इसी को हम HC इफेक्ट भी बोलते हैं। कुछ और भी इसके नाम हैं, जैसे इसका नाम है बेकर-नाथन प्रभाव। दो साइंटिस्ट थे, बेकर और नाथन, जिन्होंने इस प्रभाव की खोज की थी, उनके आधार पर इसका नाम दिया गया है। इसके अलावा एक नाम और है इसका, एबंड अनुनाद, नॉन बोन्ड रेजोनेंस, नॉन बोन्ड रेजोनेंस। इसके अलावा इसे सिग्मा बंध अनुनाद भी कहते हैं, सिग्मा बंध अनुनाद। तो ये सब इसी के नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन के। तो देखिए क्या इफेक्ट है ये। सबसे पहले देखिए ये इफेक्ट क्यों आया था। एक तरीके से जैसे अपने रेजोनेंस में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कौन से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। लेकिन जो अति संयुग्मन होता है इसमें पाई के स्थान पर सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, और इसी वजह से इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस कहा जा सकता है। यानी जनरली अगर हम अनुनाद यानी रेजोनेंस की बात करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत यानी डीलोकलाइज होते हैं, यानी पाई इलेक्ट्रॉनों का घूमना फिरना अनुनाद कहलाता है। लेकिन यदि पाई इलेक्ट्रॉन के स्थान पर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज यदि होते हैं तो फिर हम उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि दिस इफेक्ट वाज गिवन बाय बेकर and Nathan to explain the stability of alkene carbocation and alkene carbocation and carbon free radical देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि ये इफेक्ट जो था बेकर-नाथन ने दिया, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन, यानी एल्कीनों की स्टेबिलिटी को, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। ठीक है ना, इसके आधार पर। और इसकी जो डेफिनेशन दी वो डेफिनेशन थी क्या थी? देखिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विथ वैकेंट या हाफ filled p orbital of adjacent carbon atom। देखिए समझिए बात को। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब है डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब घूमना फिरना। कौन से इलेक्ट्रॉन्स का? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, विथ वैकेंट यानी खाली पी कक्षक हो सकता है, या फिर हाफ फील्ड
अर्धपूरित जो पी कक्षक होते हैं वो किसके निकटवर्ती कार्बन परमाणु के। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जनरली ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, CH बॉन्ड के होते हैं। किस बॉन्ड के होते हैं, CH बॉन्ड के। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस CH बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, यदि ये निकटवर्ती कोई भी कार्बन एटम है, उस कार्बन एटम के या तो वैकेंट खाली होना चाहिए या फिर हाफ फिल्ड यानी अर्धपूरित पी कक्षकों के साथ अगर डीलोकेलाइज हो रहे हैं या कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, तो फिर हम उस इफेक्ट को कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिसंयोजन। ठीक है, ओके। अब देखिए हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है एल्कीन की, कार्बोकेटाइन की और कार्बन फ्री रेडिकल की। ठीक है, तो देखिए अब एल्कीनों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड होता है उससे जो नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, sp3 संकरित कार्बन। इस sp3 जो संकरित कार्बन है, इसी को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। ठीक है, ये एल्कीन है। अब देखिए एल्कीनों के अलावा मान लीजिए कि कार्बोकेटाइन है, और इस कार्बोकेटाइन से जो नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जुड़ा है, उसका भी नाम यही होगा। sp3 से जो कार्बन होगा उसको भी हम कहेंगे अल्फा कार्बन कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से कार्बन फ्री रेडिकल है, और उससे आगे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जुड़ा है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये हो गया कि हमारे पास देखिए एल्कीनों में C डबल बॉन्ड C से जुड़ा नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कोई कार्बोकेटाइन है, उस कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जुड़ा होना चाहिए, या कहीं पर कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बन मुक्त मूलक है, उससे नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये जो sp3 संकरित कार्बन होता है इसका नाम होता है अल्फा कार्बन। ठीक है, और हाइड्रोजन व्हिच आर प्रेजेंटेड अल्फा कार्बन या डायरेक्टली कनेक्टेड विद अल्फा कार्बन, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा H का उपस्थित होना आवश्यक है। It means alpha hydrogen must be present for the hyper conjugation. यदि कहीं पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ही वहां पर कौन सा इफेक्ट होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा, अदरवाइज ये इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एसेंशियल कंडीशन आ गई। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूं एल्कीन में अतिसंयोजन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो एल्कीनों में देखिए अतिसंयोजन किस टाइप से होगा, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट देखिए। हम सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं प्रोपीन का। किसका, प्रोपीन का। तो प्रोपीन का फॉर्मूला होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड C ये है, इससे जुड़ा नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन को क्या कहोगे, अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उसको हम कौन से हाइड्रोजन को लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अब देखिए इसी से हम इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। प्रोपीन में ये CH CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मैंने ये प्रोपीन की स्ट्रक्चर बनाई, और यहाँ पर ये जो तीनों हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, ये तीनों हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये CH बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये CH बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं। जब ये यहाँ मूव करेंगे तो ये डबल बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। क्यों, जब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इस पर चले जाएंगे तब इसका वैकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, और यहाँ पर CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगी अपने को वो होगी CH, और ये H प्लस यहाँ बिना किसी बंध के जुड़ा हुआ होता है।
और जब ये इस कार्बन से ये H+ जो बिना किसी बंध के जुड़ा हुआ होता है, इसी वजह से इसका नाम था नॉन बॉन्ड रेजोनेंस, यानी अबंध अनुनाद, यानी ये बिना किसी बंध के जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड NCH2-। ये हो गई इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गई। ऐसे कितने अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। इसकी दूसरी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी H+ CH H डबल बॉन्ड CH CH2-। जो तीसरी इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी HCH H+ डबल बॉन्ड CH CH2-। ठीक है। ये इसकी अपने पास में जिस तरीके से रेजोनेंस में बनती थी अनुनादी संरचना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन जो होगा उसमें बनेगी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूं स्टेबिलिटी, स्थायित्व को लेकर, तो किसी भी एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। और हमें पता है कि जैसे देखिए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे? 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, तो इसकी कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन गई? 3 बन गई, 1 2 और 3। तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी क्या हो जाएगी? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। क्लियर? यानी हमें अगर हाइपर कॉन्जुगेशन को देखना है कि कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी, तो हम सीधा किसको काउंट कर लेंगे? अल्फा हाइड्रोजन्स। जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स की संख्या होगी उतने ही ज्यादा उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी और उतनी ही ज्यादा उसमें क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। ये हमारा स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होगा। इससे हम एल्कीन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मैं बात करूं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिनसे हम एल्कीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 और CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3। देखिए हमारे सामने कुछ एल्कीन्स लिखी हुई है और हम चेक करेंगे कि उनमें हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें ज्यादा है और किसमें कम, ठीक है। चलिए मुझे बताइए कि इस एथीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट क्या था? C डबल बॉन्ड C से जुड़ा नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो यहाँ तो इसमें है ही नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें C डबल बॉन्ड C से जुड़ा ये रहा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मुझे बताओ इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी? 3 बनेगी। इसमें देखिए 3 तो ये रहे और 3 ये रहे, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें देखें 3 3 और 3 ये 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और इसमें देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन? 12 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की संख्या बढ़ेगी, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो मैं यहाँ एल्कीन की स्टेबिलिटी को अतिसंयुग्मन के आधार पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ही ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल और है, यदि मेरे पास मान लीजिए कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम 2-ब्यूटीन है, और CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये एल्कीनात है, ठीक है। जरा इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स बताइए कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। ओके,
इसमें चेक करें अपन, तो 3 तो ये रहे, 3 ये रहे, C डबल बॉन्ड C से जुड़े नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड, तो इसमें भी कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। यदि अल्फा हाइड्रोजन्स सेम आ जाए, मान नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स आर सेम, तब हम एल्कीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए, आप इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाइए। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें क्या होगा, ये वाला जो CH का इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर होगा इधर, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी CH H या H प्लस, बोलो डबल बॉन्ड CH, और आपको पता है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CH H और H। बोलिए क्या होगा, ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। तो देखिए CH CH3, और यहाँ क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो तो हम उसे क्या कहते हैं, कार्ब एनायन। क्या कहते हैं, कार्ब एनायन। ये कार्ब एनायन कैसी डिग्री का है, आप जरा चेक करें, 2 डिग्री। क्या है, 2 डिग्री कार्ब एनायन है, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं जरा, इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा एक चीज और बताएं आप, अगर इसकी देखें टोटल स्ट्रक्चर्स, देखो एक हाइड्रोजन के साथ हुआ 2 3 तो ये और 3 ही इधर है, तो टोटल कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, 6 बनेगी। टोटल 6 HC स्ट्रक्चर्स बनेगी, ठीक है। अगर मैं इसकी बनाता हूं तो इसमें भी जरा इसकी यहां से ले लीजिए आप, CH H और H, बोलो क्या होगा, ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इधर। तो देखिए जरा HC, यहाँ H प्लस आ जाएगा, H डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस चार्ज, ठीक है। अब आप जरा देखिए, ये भी कार्ब एनायन है, और मुझे बताइए कि आप ये कार्ब एनायन कौन सी डिग्री का है, 1 डिग्री का, क्योंकि इसकी एक ही वैलेंसी पर कार्बन जुड़ा हुआ है। कार्ब एनायन की अगर स्टेबिलिटी हम चेक करें तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है या 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्ब केटायन हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये होगा मोर स्टेबल। अच्छा इसकी भी टोटल स्ट्रक्चर्स कितनी मिल जाएगी अपने को, टोटल हाँ वही 6, क्योंकि 6 अल्फा, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही क्या मिलेगी अपने को, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मिलेगी। तो टोटल 6 HC स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ओके। मोर स्टेबल यानी अधिक स्थायी, और अपने केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो चीज जितनी ज्यादा या जो स्पीशीज जितनी ज्यादा स्थायी होती है उसका उतना ही ज्यादा फॉर्मेशन होता है। तो बताओ अधिक स्थायी होगी तो अधिक बनेगी कि नहीं, ठीक है, ये अधिक बनेगी, और जो चीज ज्यादा बनती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। ये कार्ब केटायन लेस स्टेबल, कम स्थायी होगा, कार्ब एनायन सॉरी, ये कम स्थायी होगा, और जो कम स्थायी होगा वो कम बनेगा। तो ये कार्ब एनायन कम बनने की टेंडेंसी की वजह से इस एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस। तो यदि आपको ये दिमाग में रखना है, ये कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है कि यदि 2 एल्कीनों में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाए तो उस कंडीशन में आप उसका कार्ब एनायन बना लेना। जिसका कार्ब एनायन ज्यादा स्थायी होगा वो एल्कीन भी ज्यादा स्थायी होगी या मोर स्टेबल होगी, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और एग्जांपल्स हैं एल्कीन के जिनको हम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं और मुझे आप उनकी स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीधा सा है, आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करें, ठीक है, और स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करें। मैंने BLN में बनाया है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में बनाया है, तो जरा देखिए इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, कहाँ है, ये CH3 पर, ठीक है। तो बताइए जरा स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, प्रोपीन की होगी, ठीक। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल है, ठीक है। जरा बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3, और इसमें 3 तो ये और 3 ये, CH3 है ना, तो ये नहीं होगा, C डबल बॉन्ड C उससे जुड़े नेक्स्ट sp3, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन,
तो जरा बताइए स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? 6 अल्फा हाइड्रोजन की होगी। यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड C है, इससे नेक्स्ट जुड़ा ये कार्बन, कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, और इसमें जरा 3 तो ये है और 3 ये है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? तो यहाँ पर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? सेकंड की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपकी बात इसकी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? देखिए ये रहा CH3 और ये रहा CH2, कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 5। और इसमें जरा देखिए, इसमें इससे आगे वाले ये रहे, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कुछ और एल्कीन्स भी हैं। ठीक है, देखिए अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? ये C डबल बॉन्ड C था, इससे जुड़े हाइड्रोजन तो होंगे नहीं, 2 तो ये वाले और 2 ये वाले, ये CH2 पे, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें जरा देखिए CH3 के 3 तो ये रहे, देखो CH3, ये क्या था? CH2, और ये क्या था? CH2, ये नहीं होगा, तो 3 और 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें देखिए ये CH2, ये CH2, ये CH3 और ये CH3, C डबल बॉन्ड C से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज को देखना था। तो इसमें टोटल कितने हैं? 10 अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो आप बता सकते हो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस एल्कीन की होगी? इसकी होगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। ये CH3 हो गया, इससे ये CH2 और ये वाला CH2, तो 3 और 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। जबकि इसके अंदर देखिए ये C से ये CH2 और ये CH2, कितने अल्फा हाइड्रोजन? 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ठीक है, एक एग्जांपल अपन और कवर करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें। C डबल बॉन्ड C, तो उससे जुड़ा एक ही हाइड्रोजन जुड़ा होगा, क्योंकि देखो 1 2 3 वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, तो एक हाइड्रोजन, तो इसमें तो 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें जरा चेक करें, देखिए CH3, ये CH2 और ये CH2, 3 और 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? इस वाली एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर हम स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन, किसकी? एल्कीनों की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेगी, और उस एल्कीन की उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा। नेक्स्ट देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन है कार्बोकेटाइन में। तो हाइपर conjugation in कार्बोकेटाइन, यहाँ हम जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे CH3CH2 प्लस एथाइल कार्बन है। ये एथाइल कार्बन में देखिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने प्रेजेंट है अपने पास में? 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए ये रहे 3 अल्फा हाइड्रोजन अपने पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो देखिए CH H H CH2, ठीक है, प्लस C पर प्लस है, तो यहाँ पर इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो वैकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल होगा तो आसानी से इस CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ डीलोकेलाइज हो जाएंगे। ठीक है, जब ये डीलोकेलाइज होंगे तो इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी C, यहाँ बढ़ेगा H प्लस डबल बॉन्ड CH2 और ये बढ़ेगा H। ठीक है, ऐसा देखो एक अल्फा हाइड्रोजन के साथ, ऐसा इस दूसरे अल्फा हाइड्रोजन के साथ भी और ऐसा तीसरे के साथ भी, तो इसकी कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन जाएगी? 3 C H H डबल बॉन्ड
CH2 और HC H प्लस डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे? 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। तो उस आधार पर कितनी? 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन गए अपने पास। 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन गई। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो स्टेबिलिटी का तो कॉन्सेप्ट वही है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स या नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑफ C प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स और नंबर ऑफ HC स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपने को दिमाग में रखना है कि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है कार्बोकेटाइन की। तो अल्फा हाइड्रोजन्स होने चाहिए। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होगी और तो उसमें स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। कुछ एग्जांपल्स में उनको हम कवर करते हैं। देखिए CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 CH प्लस CH3 CH3 C CH3 CH3 प्लस। हमारे पास 3 टाइप के कार्बोकेटाइन 4 हैं। देखिए ये कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री प्राइमरी, ये है सेकेंडरी और ये है 3 डिग्री। ये अपने को पता है यहाँ पर डिग्री इसकी, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स की बात करते हैं। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। इसमें देखिए C प्लस से नेक्स्ट sp3 आयोडाइज्ड कार्बन एटम, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। इसमें देखिए 3 प्लस 3 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, इसमें देखिए 3 3 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो देखिए इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इसकी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी, इसकी 6 बनेगी और इसकी 9 बनेगी। तो स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर चेक करें हम तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। क्लियर है? ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी चेक किया था, प्रेरणिक प्रभाव में भी, कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा वैसे वैसे भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, एक और एग्जांपल अपन कवर करते हैं। CH3 CH2 plus CH3 देखिए ये है टर्सरी ब्यूटाइल, इसमें एथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है ट्राई मिथाइल कार्बोकेटाइन, ट्राई इथाइल कार्बोकेटाइन, ट्राई आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। अब देखिए यहाँ पर जरा देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी को। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है? इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, क्योंकि कार्बन से सीधा ही जुड़ा हुआ है तो इस पर 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, तो यहाँ होंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, इसमें जरा चेक करते हैं। तो C से नेक्स्ट जुड़ा हुआ ये CH2 ग्रुप है और CH2 ग्रुप पर कितने अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है? 2, और कितने हैं टोटल? 3। तो टोटली अल्फा हाइड्रोजन्स कितने होंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हो गए। ठीक है, यदि इस कार्बोकेटाइन से सीधा आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आइसोप्रोपाइल में देखिए इससे जुड़ा नेक्स्ट sp3 ये रहा, इस पर कितने हाइड्रोजन है? 1। तो 1 पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 ग्रुप पर कितने होंगे? 3। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ अगर अपन स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाए तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे ज्यादा जिस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और है। बताइए जरा अल्फा हाइड्रोजन।
C पर प्लस, तो इससे नेक्स्ट ये रहा CS2 ग्रुप है, और CS2 ग्रुप है तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जबकि इसमें जरा देखिए ये C प्लस से नेक्स्ट ये CS3 हो गया और ये भी CS3 हो गया, फिर उस कंडीशन में 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए। तो यहाँ जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो किसका ज़्यादा आएगा? सेकंड का ज़्यादा आ जाएगा। कुछ और है हमारे पास? इन दोनों इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? 6। नहीं, ये CS3 और ये CS3 और CS3, तो इसमें टोटल कितने? 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी 9 वाले की ज़्यादा होगी, सेकंड की ज़्यादा होगी। ऐसे ही बताइए, देखिए इसमें ये CS3 और ये CS2, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 5। इसमें C से आगे ये रहा CS2, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट है। तो फिर यहाँ स्टेबिलिटी, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये 3 कार्बोकेटाइन है मेरे पास और मुझे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है। तो जरा देखिए, ये बताइए, डिग्री भी देख लेते हैं। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। ठीक है, चलो बताइए इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये C प्लस है तो इसे नेक्स्ट अल्फा कार्बन ये हो गया, तो इसकी 3 वैलेंस में जो भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। इसमें चेक करते हैं, तो ये प्लस है तो इससे एक तो ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2, तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। ठीक है, और इसके बाद देखिए इसमें क्या CH ये H, क्योंकि इससे नेक्स्ट ये हो गया अल्फा, इधर अल्फा ये, और ये रहा CS3। ठीक है, तो जरा देखिए 3 और 2 5 और 2 7 7 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। तो बताइए स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? देखिए ये CS3 और ये H, कितने अल्फा हाइड्रोजन? 4, और ये जरा देखिए ये रहा H और ये H, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। तो फिर किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी? और वैसे भी जरा देखिए ये किस डिग्री का? 2 डिग्री, और ये किस डिग्री का? 1 डिग्री। तो 2 डिग्री की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होगी। क्लियर है? ये इन दोनों में से स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? देखिए एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें जरा देखिए CS3 CS2 और CS2, 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसकी डिग्री 3 डिग्री और इसकी डिग्री 1 डिग्री। तो ये स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? 3 डिग्री की ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति संयुग्मन के बेसिस पर हम यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर एक देखिए एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट और है, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर की कंप्लीट केमिस्ट्री में, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं उनके बेसिस पर ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए कैसे निकालते हैं। स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे निकालते हैं? तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है AER H I, ओवरऑल स्टेबिलिटी।
यहाँ पर जो ए है ये कॉन्सेप्ट है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट आपने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन यदि कोई, इसको हम अलग से नेक्स्ट सेपरेट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हमें ये जानना है कि एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी सबसे ज्यादा क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। फिर इसके बाद ई का मतलब है यहाँ इक्वल रेजोनेंस, इक्वल रेजोनेंस, ठीक है, और आर रेजोनेंस। H means hyper conjugation, और I for inductive effect, प्रेरणिक प्रभाव। यदि इन इफेक्ट्स की अपन सभी की स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल जो होते हैं वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर इसके बाद स्टेबिलिटी मिलती है इक्वल रेजोनेंस से। हमने चेक कर लिया था कि रेजोनेंस जहां पर हो, तो हमने चेक किया था कि रेजोनेंस में जो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आरएस, अनुनादी संरचनाओं पर, बट इन केस ऑफ इक्वल रेजोनेंस स्टेबिलिटी विल बी एक्सट्रीमली हाई, स्थायित्व तो बहुत ज्यादा मिल जाता है, वहां पर हम नंबर ऑफ आरएस को भी कंसीडर नहीं करते हैं। इसके बाद अगर स्टेबिलिटी मिलती है तो वो मिलती है हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन से, और उसके बाद स्टेबिलिटी मिलती है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो ये हमारा एक स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन से जो स्टेबिलिटी मिलती है वो इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा मिलती है, ठीक है। हम एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पर। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट है वो CH3 ग्रुप का ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू CH3। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। देखिए CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा होता है CD3, D यानी ड्यूटेरियम लिया हमने, जबकि प्लस I इफेक्ट जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, CH3 के बजाय किसका ज्यादा था, CD3 का ज्यादा था, ठीक है, CD3 का ज्यादा था। यहां हमने पढ़ा था कि जो CH बॉन्ड लेंथ होती है ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू CD बॉन्ड, क्योंकि मैंने कहा था कि ड्यूटेरियम जो होता है वो हैवियर होता है एटम, तो इसका जो वाइब्रेशन होता है वो लेस होता है, वाइब्रेशन लेस होता है, तो इसकी जो एवरेज बॉन्ड लेंथ आएगी वो थोड़ी कम इस CH बॉन्ड की तुलना में क्या आएगी, कम आएगी। तो यहाँ पर मैं बात करूँ बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, CH की ज्यादा होगी। अब मुझे बताइए कि बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, CH की ज्यादा होगी या CD की ज्यादा होगी, CD की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड जो लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद बॉन्ड एनर्जी। बंध की लंबाई जितनी ज्यादा होती है बंध को उतनी आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो अगर बात करें कि इसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड एनर्जी कम है, इसका मतलब इस बॉन्ड को आसानी से क्या किया जा सकता है, ब्रेक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया CH बंध आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा, और जो बंध जितनी आसानी से टूटेगा उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से डीलोकेलाइज होंगे। अतः इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन आसानी से विस्थानीकृत होंगे, ठीक है। जैसे देखिए मैं बात करता हूं CH, तो जो CH है CH2+, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और ये आसानी से ब्रेक होती है डीलोकेलाइज होगा। लेकिन अगर यहीं पर ड्यूटेरियम बॉन्ड होता तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती, तो बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से बंध आसानी से नहीं टूटता और उसके इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जा पाते। यही वजह है कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस ग्रुप का ज्यादा होता है, CH3 का। लेकिन जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था तो हमने देखा था कि यहाँ पर हमें बॉन्ड को ब्रेक नहीं कराना था, हमें इस बॉन्ड लेंथ को चेक करना था। तो CH की बजाय CD की बॉन्ड लेंथ कम थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास ज्यादा थी, जिसकी वजह से इसका कौन सा इफेक्ट ज्यादा था, प्लस इफेक्ट ज्यादा था, किसका, CD3 बॉन्ड का, ठीक है। अब यहीं से मैं एक कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकालेंगे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करेंगे। एग्जांपल है हमारे पास CH3
CH3 प्लस। अब मैंने क्या किया, एक CH3 की जगह CD3 बॉन्ड दे दी, ये वाला ग्रुप डाल दिया, और ये CH3 प्लस। अब की बार मैंने दो जगह डाल दी ये ग्रुप, और CD3 अब की बार तीनों ही जगह मैंने CD3 ग्रुप डाल दिया। तो मैं ये स्टेबिलिटी चेक करूंगा। अब मुझे आप बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगा, क्योंकि अपने को पता है हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा किसका होता है, CH3 का ज्यादा होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा CH3 ग्रुप है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होगा। अब की बार इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि एक CH3 की जगह कौन सा ग्रुप आ गया, CD3, तो एक। अब की बार यहाँ देखो जरा, दो CD3 आ गए, तो थोड़ा और हाइपर कॉन्जुगेशन का, इसमें सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन देखें सबसे, या मैं कह दूंगा सर्वाधिक HC इफेक्ट, बोलो इसमें सर्वाधिक HC इफेक्ट होगा। लेकिन मैं बात करूं अगर इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा किसका है, CD3 ग्रुप का है। तो CD3 ग्रुप सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें, तो इसका सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर सर्वाधिक प्लस आई प्रभाव। ठीक है, अब अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी देखें तो बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी या प्लस आई प्रभाव की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, क्योंकि AERHI हाइपर कॉन्जुगेशन का स्टेबिलिटी जो मिलती है वो इंडक्टिव यानी प्रेरक प्रभाव की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ हमारे पास स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसके आधार पर, हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल्स। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल्स। ठीक है, देखिए जरा क्या है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक CH3CH2, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कार्बन जो फ्री रेडिकल है उससे जो नेक्स्ट वाला है इसको अपन क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं CHHCH2, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ फिल्ड है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ होगा समान स्विखंडन, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज होने पर एक इलेक्ट्रॉन तो इसका इधर ट्रांसफर होगा, और जो दूसरा होगा वो हाइड्रोजन को मिल जाएगा, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर पार्टिसिपेट हो जाएगा। जब ये पार्टिसिपेट होगा तो यहाँ HCH डबल बॉन्ड CH2 और ये हाइड्रोजन। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट इस हाइड्रोजन में होगा तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो इसकी कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स अपने को यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ हमारे पास हो गई 3 HC स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्टेबिलिटी जो होगी वो सेम कॉन्सेप्ट होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, और नंबर ऑफ जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही नंबर ऑफ HC स्ट्रक्चर्स होंगी। तो ये स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। तो अपने को सीधा सा काउंट करना है कि कभी भी कार्बन फ्री रेडिकल की अगर स्टेबिलिटी को चेक करना हो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो आप अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिए, तो उससे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम कवर करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं CH3 का मेथिल फ्री रेडिकल, एथाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, और ये है टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल।
इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखिए कार्बन फ्री रेडिकल से नेक्स्ट है, इसमें 3 हाइड्रोजन एटम है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा यही वाला हो जाएगा। अगर हम बात करें डिग्री की, तो ये कैसा 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो ये सेम होगा किसकी तरह, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ही तरह, बिल्कुल सिमिलर है उसी के। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। देखिए ये वाला जो है इसमें कितने हैं, ये H, ये H, ये H, ये H और ये CH3, 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जबकि इसमें ये H, ये H और ये H, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसमें ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, देन 2 डिग्री और देन 3। ठीक है, तो इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे भी हम कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एक लास्ट और है हाइपर कॉन्जुगेशन इन टॉलुइन। देखिए टॉलुइन के अंदर भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। टॉलुइन की स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH और H, HC इन टॉलुइन। में अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर ये CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये डीलोकेलाइज हो सकते हैं आसानी से। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो ये चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी, ये बनेगी -C, यहाँ बनेगा H और H। अब देखिए इसी तरीके से इस हाइड्रोजन के साथ ही, तो अब ये इस हाइड्रोजन के साथ भी बन सकती है, तो CH+, इधर H डबल बॉन्ड नेगेटिव और H+ CH नेगेटिव डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि इसकी कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन सकती है, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन सकती है। ठीक है, और देखिए जरा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फिर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, तो इसमें आगे क्या हो सकता है, रेजोनेंस भी हो सकता है, तो इसमें आगे रेजोनेंस होता है। अब जरा देखिए ये जो टॉलुइन है, इस टॉलुइन में जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, इससे नेक्स्ट वाली ये पोजीशंस ऑर्थो कहलाती है, और ये वाली पोजीशंस मेटा और ये वाली पैरा पोजीशंस। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अगर आगे रेजोनेंस बढ़ाते हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा पैरा पर और फिर ऑर्थो पर। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज APS ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर टॉलुइन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और आगे फर्दर रेजोनेंस हो जाता है, उसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। ठीक है, ओके। तो E+ अटैक्स ऑन द ऑर्थो पैरा पोजीशन। बेंजीन रिंग पर अटैक जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही जो स्पीशीज होती है उनका होता है, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यदि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा, तो जो टॉलुइन में मिथाइल ग्रुप होगा वो कैसा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होगा या फिर निर्देशी ग्रुप होगा। तो यहाँ पर हम टॉलुइन की जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होने का एक्सप्लेनेशन है कि किस बेसिस पे दे सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर दे सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द हाइपर कॉन्जुगेशन।